This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के मुतालिक बात करेंगे वो है जनाब बैनुल-अक़वामी मईशत और बैनुल-अक़वामी माशी सूरत हाल। और इस मुतालिक बात करने के लिए हमने दावत दी है बड़े ही अहम मेहमान को, जनाब बिलाल ख़ान साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रिसर्च, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। वेलकम करूँगा आपको शो में। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं कि हमारे यहाँ असल में पाकिस्तान में थोड़ा विज़न यहाँ मुकामी तौर पर असल में खुलना चाहिए। उसके लिए हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि बैनुल-अक़वामी मईशत के बारे में बात करें ताकि लोगों को इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन के मुतालिक कुछ पता लगे। अभी क्या है कि जो ख़बर तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन तज्ज़िया हमें नहीं पता होता। तो मैंने आज आपको इसीलिए दावत दी है कि आप प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन को पूरे तरीके से आगाह कीजिए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आपकी उसके मुतालिक एनालिसिस क्या है, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के मुतालिक भी बात करेंगे। श्योर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ बुलाने का आपका। जी, हम शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, जैसे आपने कहा है जी। और अगर देखा जाए तो आपको पता होगा जैसे सेकेंड हाफ 2015 में ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर काफ़ी खदशात ज़ाहिर हो रहे थे, इन्वेस्टर्स के भी और फंडामेंटल्स के तौर पे भी। जी। तो चाइना की स्टॉक मार्केट को लेके और चाइना की ग्रोथ को लेके काफ़ी कंसर्न्स थे। उसमें ये भी था कि चाइना में डिवैल्यूएशन शायद हो सकती है, तो उससे ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी एक टर्मोइल ज़ाहिर हो रहा था। इस साल के शुरू में हमारी जो स्ट्रैटेजी, हमारी जो पब्लिकेशन थी, उसका थीम ये था कि रिट्रीट, रीग्रुप और रीबाउंड। इससे हमारा मकसद ये था कि जो हमने वीकनेस देखी थी 2015 के सेकेंड हाफ में, वो हमें लगता था कि मार्केट्स जो थी वो कुछ ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रही थी ग्रोथ फंडामेंटल्स के मुकाबले में। तो अगर आप देखें कि चाइना में ग्रोथ लास्ट ईयर तकरीबन 6.9% के करीब थी, फिर भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी डिक्लाइंस हमने देखे, कमोडिटी मार्केट्स में डिक्लाइंस देखे, और उसका फिर जाहिर है इम्पैक्ट बाकी दुनिया की मार्केट्स में भी नज़र आया। बिल्कुल आया। तो ये हमारा व्यू साल में तो शुरू में ये था, रिट्रीट, रीग्रुप और रीबाउंड। लेकिन उस वक्त हमारा ये व्यू था कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 3% होगी, 2.8% के मुकाबले में 2015 में। अब हमारा व्यू इस क्वार्टर के गुजरने के बाद थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि जो डिमांड है ग्लोबल इकोनॉमी में वो काफ़ी वीक नज़र आ रही है, ख़ास करके जो बड़े ममालिक और अभी की बात कर रहे हैं। जी, अब मतलब अगर हम देखें कि जो हमने लेटेस्ट पब्लिकेशन इस पे की है मार्च में, तब हमने जो है ग्लोबल ग्रोथ को रिवाइज डाउन किया है 3% से। साल के शुरू में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे हम 2.5% पे अब ले आए। तो यानी एक डाउनवर्ड रिविजन हुई है ग्रोथ में। तो ये क्यों हुई है, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन जाहिर है यही सब का होता है। उसमें सबसे बड़ा जो है इकोनॉमी जिस पे हमने डाउनवर्ड रिवीजन की है वो है यूएस इकोनॉमी। हमारा व्यू ये है कि यूएस इकोनॉमी सिर्फ 1% ग्रोथ होगी 2016 में। अब इसमें हमारा जो राय है वो बाकी मार्केट से काफ़ी मुख्तलिफ है, बिकॉज कंसेंसस व्यू जो है वो तकरीबन ये है कि 2.1% के करीब ग्रोथ यूएस इकोनॉमी में होगी। तो आगे चल के हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि हमारा ऐसा व्यू क्यों है, बट मैं आपको एक जनरल सेंस दे रहा हूँ कि अब हमारी जो थीम है इस डाउनवर्ड रिविजन के बाद वो ये है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ स्टैग्नेटिंग वर्ल्ड। तो एक मतलब रिट्रीट, रिग्रुप और रिबाउंड से हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ फंडामेंटल्स जो हैं वो अब स्टैग्नेशन की तरफ जा रहे हैं, ख़ासकर जैसे मैंने कहा यूएस, यूरोजोन, यूके, इन कंट्रीज़ में। तो ये हमारा एक ओवरऑल व्यू रहा है। अब इसमें अगर आप आगे चलें और उनको बाइफिकेट करके देखें कि कौन सी इकोनॉमीज़ हैं जो ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, कौन सी हैं जिनमें ग्रोथ वीक है। यूएस इकोनॉमी का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, उसके अलावा यूरोजोन जो एक ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है, उसमें हम ग्रोथ फोकास्ट कर रहे हैं सिर्फ 1.4% की, तो अगेन काफ़ी वीक। अगर आप जापान को ले लें, वहाँ हमारा फोकास्ट है 1% ग्रोथ, और उसमें भी हम डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं कि वहाँ पे अब सूरत हाल जो है पॉलिसी मेकिंग की इस तरफ जा रही है कि कंजम्पशन टैक्स को बढ़ाया जाए 8% से, तो वो ग्रोथ के लिए एक और डाउनसाइड रिस्क हो सकता है। ये मतलब हो गई जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। तो पीछे मतलब कौन सी इकोनॉमीज़ रह गई। हमारा व्यू ये है कि अभी भी जो ग्रोथ है, जो हालांकि इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है सेकेंड हाफ 2015 में जैसे मैंने कहा, और अभी भी साल के शुरू में, हमारा फिर भी व्यू ये है कि जो ग्रोथ है वो मेनली इन्हीं कंट्रीज से आ रही होगी। और इन कंट्रीज से मेरी मुराद क्या है, सबसे पहले चाइना,
फिर इंडिया, ये दो हैं जो काफ़ी ग्रो करें। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। बिल्कुल। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब बिलाल खान साहब के साथ बात कर रहे हैं जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें पहले तो तरक्की याफ्ता ममालिक के माशी सूरत हाल के बारे में बता दिया। अभी आप हमें तरक्की पजीर ममालिक यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ लेकर आए थे। मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू जारी रखिए आप। बिल्कुल। तो जैसे मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की तो हमने बात कर ली और हमने ये देखा कि वहाँ पे डिमांड जो है वो अभी भी काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी हमें वीक नज़र आ रही है। तो अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स को अब देखें, जिनमें से ज़ाहिर है ख़ासकर बड़े ममालिक जो हैं, एक तो चीन ज़ाहिर है और फिर उसके बाद इंडिया, एशिया में ये काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। चाइना पे हमारा जो व्यू है वो अबव कंसेंसस जिसे कहते हैं। हम समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है चाइना में वो अभी भी 6.8% के करीब होगी 2016 में। अब ये भी हमारी जो राय है ये थोड़ी मुख्तलिफ है कई और मार्केट पार्टिसिपेंट से, जो समझ रहे हैं कि चाइनीज़ ग्रोथ जो है इससे वीक नज़र आएगी। तो इसमें भी मैं थोड़ा आगे वाज़े थोड़ा करना चाहूँगा कि हम ऐसे क्यों समझते हैं। बट बाकी अगर आगे देखा जाए, इंडिया में 7% के अबव ग्रोथ नज़र आ रही है, 2015 में भी थी और 2016 में भी ऐसी ही हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा जो और कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे हमारा व्यू ये है कि ग्रोथ इसलिए भी सपोर्ट की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जो है वो सपोर्टिव हो गई है। तो अगर आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में देखें तो गवर्नमेंट का भी एक पुश आ रहा है फिस्कल साइड से ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं एक पॉइंट मतलब आपके और नाजरीन के लिए ये बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में जहाँ डिमांड वीक है वहाँ पर हमें ये नहीं नज़र आ रहा कि फिस्कल पुश या गवर्नमेंट स्टिमुलस जो है ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। हमारा व्यू ये है कि शायद करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो है जो मेन फोकस रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी पे रहा है। और अगर आप देखें तो अब जैसे यूरोजोन में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं, जापान में भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं, तो सारा जो मतलब पॉलिसी मेकर्स का जो एक सोल्यूशन या पुश रहा है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक बिल्कुल। बट अगर इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी तो ज़रूर अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी जो है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो मैंने आपको कहा चाइना में जैसे हमारा अबव कंसेंसस व्यू है 6.8% का, तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि ऐसा हमारा क्यों है। अगर आप देखें कि जो 13 5-year प्लान था चाइना का जो अभी आगे आया है, उसमें उन्होंने 7% ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट था उससे 6.5% उस टारगेट को कर। बिल्कुल। अभी भी हमारे हिसाब से ये ग्रोथ जो है सफिशेंट है कि जो उनका टारगेट है जीडीपी को डबल करना 2020 तक, वो मतलब पॉसिबल हो सकता है इस जीडीपी ग्रोथ रेट से। हम ये समझते हैं कि अगर पॉलिसी की सपोर्ट ना होती, और पॉलिसी की सपोर्ट से मेरा मुराद ये है कि फिस्कल डेफिसिट हम देख रहे हैं चाइना में इस साल शायद 3.8% के करीब आ जाए ऑफ जीडीपी। अब ये चीज़ जो है ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसी पॉलिसी सपोर्ट ना हो तो शायद चाइनीज़ ग्रोथ थोड़ी सी हमें इससे कम नज़र आए, लेकिन जो 5-year प्लान नज़र आ रहा है उसमें 6.5% ग्रोथ जो उन्होंने कही है, तो हमें लगता है कि ये एक फ्लोर है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं इससे नीचे ग्रोथ नहीं बर्दाश्त करना चाहेंगे चाइना में। तो इसलिए हमारा व्यू ओवरऑल चाइना पे ये है कि 6.8% ग्रोथ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के साथ हमें नज़र आनी चाहिए। तो यानी चाइना की तो हार्ड लैंडिंग की जो स्टोरी, एक जो मतलब एक पेसिमिज्म का जो एक कॉज थी पिछले साल भी और इस साल के शुरू में, वो हमारा बिल्कुल व्यू नहीं है। एक बात तो ये हो गई। तो अब फिर थोड़ा ये बात शायद देख लें कि फिर जो पेसिमिज्म की कॉजेज़ थी लेट 2015 में और अर्ली 2016 में वो क्या थी और अब हमें आगे चल के क्या नज़र आ रहा है। इनमें सबसे पहले तो फेडरल रिज़र्व हो गया, ठीक है ना। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपने देखा कि पिछले साल के एंड पे काफ़ी ज़्यादा खदशात थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि फेडरल रिज़र्व रेज़ करेगा रेट्स या नहीं करेगा, कितने करेगा, कब करेगा, ये सब था। उस चीज़ पे हमें एक क्लैरिटी तो मिल गई साल के शुरू होने से पहले कि उन्होंने एक हाइक कर दी। उस वक्त उनके जो अपने फोकास्ट थे उससे ये जाहिर हो रहा था कि वो इससे ज़्यादा एग्रेसिवली हाइकिंग देख रहे हैं 2016 में, कि 3 या 4 हाइक्स भी हो सकती हैं। मार्केट का जाहिर है व्यू था कि इतनी हाइक्स नहीं होंगी।
हमारा जो अपना व्यू है फेडरल रिज़र्व पे वो ये है कि उस हाइक के बाद हमें नहीं लगता कि 2016 में वो इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाएंगे अमेरिका में। अब मैंने आपसे इससे पहले ये बताया कि हमें यूएस ग्रोथ जो है 1% सिर्फ नज़र आ रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नहीं लगता कि फेडरल रिज़र्व जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी को देख के कि साल जैसे गुजरेगा यूएस ग्रोथ उस तरह हमें लगता है कि वीक नज़र आएगी, तो उस सूरत में मुश्किल है कि फेडरल रिज़र्व जो है बाकी और इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ करे। मतलब थोड़ा नाजरीन की आसानी के लिए उनको बतलाता चलूँ कि अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरे मुल्क के अंदर रिवायती तौर पर होता है, तो वहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट का जो डोमेन है ये फेडरल रिजर्व के पास, अगर दुरुस्त कह रहा हूं तो बिल्कुल फेडरल रिजर्व जैसे कि हमारा यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहाँ फेडरल रिजर्व जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है। तो जाहिर है कि क्योंकि यूएस इकोनॉमी जो है जितना बड़ा उसका रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरह मूव कर रही है उसका काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स पे इम्पैक्ट होता है। तो अब क्योंकि हमारा व्यू ये है कि बाकी अब वो इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे 2016 में, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट्स के लिए भी और इन अ वे ग्रोथ के लिए भी। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी बात ये थी कि चाइना पे लोगों के काफ़ी खदशात थे कि चाइनीज़ ग्रोथ स्लो होगी। वो मैंने जैसे आपसे अभी डिस्कस किया कि हमें नहीं लगता कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से अबव है, तो हम चाइना पे इन सेंस बल्कि आप उनकी अपनी तवक्कुआत से भी ज़्यादा बता रहे हैं। आई सपोज कि मतलब वो तो कह रहे हैं 6.5% उनका फ्लोर है, तो हम समझ रहे हैं कि 6.8 होगा पिछले साल के 6.9% के मुकाबले में, तो वो हो गया। अब अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट्स, अब इनका काफ़ी बड़ा भी रोल था। अगर आप देखें स्पेशली ऑयल की अगर बात की जाए तो 2015 के एंड पे ऑयल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई थी और इस साल के शुरू में तो $30 पर बैरल से भी नीचे आ चुकी थी एक टाइम पे। उसमें भी ये सारी चीज़ें थीं। चाइना का काफ़ी बड़ा रोल था। लोगों को लग रहा था कि डिमांड ग्रोथ जो है वो बहुत वीक है, सप्लाई जो थी ख़ास करके ओपेक प्रोड्यूसर्स की तरफ से वो बिल्कुल एट कैपेसिटी की जा रही थी, तो एक सरप्लस क्रिएट हो गया था। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पे हमारा व्यू ये है कि ऑयल पे भी हम काफ़ी बुलिश हैं। जिस तरह कि हम चाइना पे भी समझ रहे हैं कि 6.8% ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है 2016 में, उसी तरह ऑयल भी हम समझते हैं कि इस साल जैसे गुजरेगा तो वो भी ऊपर आएगा। अब अगर फोकस तवक्को है बिल्कुल हमारी तो मैंने अभी आपको पाकिस्तान की जानिब ले आना है। बिल्कुल, क्योंकि बजट के मुतालिक तो मेरे ख्याल थोड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन असल चीज़ ये होगी कि अब इन तमाम चीज़ों के असरात पाकिस्तान के, क्योंकि आप देखें इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसको बुनियाद बनाया जाएगा कि हम बजट बना रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, वो 2 महीने कम होगा, यानी 2 महीने पहले का होगा तकरीबन, बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, हो सकता हम ओवर एफिशिएंट हो जाएं, वो गलत चीज़ है। तो आपने कहा कि तेल के मुतालिक भी आपकी तवक्कुआत, तो अब मैं थोड़ा सा जाँच पटक के पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक आपसे पूछ लूँ। अभी मैक्रो इकोनॉमिक कुछ इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, सवाल जो मेरे जहन में आ रहे हैं। अब जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की क्या होगी, ये सब तमाम चीज़ें बजट के पस मंज़र में आपसे पूछूं। बिल्कुल, अभी देखें फिस्कल ईयर 16 जो है जो अब ख़त्म होगा जून में, उस पर तो हमारा फोकास्ट है 4.4% ग्रोथ का। अच्छा। ये बिल्कुल मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक के फोकास्ट से करीब ही है। उनका 4.5% है, हमारा 4.4% है। तो मतलब व्यू इज़ मोर और लेस द सेम। पाकिस्तान पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, बट एक चीज़ मैं मतलब अप फ्रंट ये बताना चाह रहा हूँ कि हम समझते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक डिमांड जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ख़ास करके जो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड है वो हम देख रहे हैं कि इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब वो क्यों है वो भी हम बात कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, और ख़ास करके जो एनर्जी प्राइसेस जितनी नीचे आई हैं, इन सब चीज़ों से जो कंज्यूमर है, हमारा व्यू ये है कि उनकी जो मतलब डिस्क्रेशनरी इनकम जिसे कहा जाता है कि अगर मतलब आपने ऑयल का बिल देना है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, उन चीज़ों को हटा के जो आपके पास जो स्पेंडिंग पावर बचती है वो अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल के मुकाबले में हमें अब बेहतर नज़र आ रही है। जबकि ऑयल $100 पर बैरल था, ज़ाहिर है बिजली की कीमतें भी उस वक्त ज़्यादा हाई थी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, तो वो एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। तो आई सपोज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फिर सिर्फ 4.4% ग्रोथ क्यों? तो इसमें जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जिसे हम कहते हैं, राइट, जो जिसमें एनर्जी हो गई फॉर एग्जांपल, बिल्कुल वो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो अभी भी हैं। हमें लगता है कि बेहतरी हुई है कंपेयर टू 2 और 3 ईयर्स अगो, बट इस फिस्कल ईयर में हम फिर भी देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जैसे एनर्जी कंस्ट्रेंट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन या रिफॉर्म है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का, जो चीज़ें अभी फिर भी डिलेड हुई हैं, वो हमें नहीं लगता कि मतलब ज़ाहिर है अगले 2 महीनों में तो रिजॉल्व इतनी जल्दी हो सकेंगी। तो हमारा फोकास्ट ये है 4.4%।
बट आगे चल के आपने जैसे बजट की बात की और कि अगले साल क्या होने वाला है, अगले साल का हमारा व्यू काफ़ी इन अ सेंस अगेन बुलिश है, क्योंकि हम समझते हैं कि ग्रोथ पिकअप कर सकती है 5% तक फिस्कल ईयर 17 में। जी, तो अब जाहिर है इसकी भी काफ़ी चीज़ें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एनर्जी पे कुछ चीज़ें हैं जो क्विकली ऑनलाइन आ रही हैं, जैसे एलएनजी का आपने देखा कि एग्रीमेंट हुई है, कम से कम वो एलएनजी अब आ रही है तो कुछ पावर प्लांट्स पे सप्लाई जहाँ भी हो रही है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा फिस्कल ईयर 17 में। बजट का भी आपके कुछ सवाल थे तो उस हाँ, मैंने कहा असल में मसला ये है कि आपके पास जो स्टेट्स और टूल्स मौजूद होंगे जो जाहिर बात है कॉन्फिडेंशियल होंगे, उनसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस आपकी बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ को देखेंगे। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिसर्च ज़रूर अवेलेबल होती है, मैं कमर्शियल रिसर्च को बड़ी अहमियत देता हूँ। मैं देता हूँ, मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिसने द वन हु हैज़ ए the economic perspective will have different results as compared to the person who has or an organization which has a development perspective. Let's be very frank. Sure. Not that I am trying to मतलब किसी को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन बात ये जिसका डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव वो देखने का नजरिया फर्क होगा जी, जिसका एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए उसको 10 एक्सप्लेनेशन देंगे। बिल्कुल। अब बात ये है पाकिस्तान का बजट आता है, जब फिस्कल आप बात कर रहे थे, क्या आपको महसूस होता है कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का आपने जिक्र किया इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो उनकी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ा रही हैं, क्या वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी? बिल्कुल, ये आपका काफ़ी टाइमली सवाल है इन अ लॉट ऑफ वेज, बिकॉज अगर देखा जाए तो जो 3 साल का IMF प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान अभी भी है, वो अगस्त सितंबर में इख्तिताम पे पहुंच जाएगा और हमें लगता है कि सक्सेसफुली होगा। उसके सिर्फ 2 रिव्यूज़ रह गए, अब तक तो जो रिव्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। लेकिन IMF प्रोग्राम में ज़ाहिर है होने के अंदर ये होता है कि कंसोलिडेशन फोकस होता है और वो हमने देखा फिस्कल पॉलिसी में भी। अगर आप जैसे आपने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की खासकर बात की, अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो रियल टर्म्स जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि महंगाई को एडजस्ट करके अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो एक्चुअली थोड़ी कम हुई है। नॉमिनल टर्म्स में तो बढ़ी है बट रियल टर्म्स में कम हुई है। तो जाहिर है अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगर IMF प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान उससे बाहर निकलेगा तो फिर इस पे हम गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी जो है खासकर देखा जाए, ऐसा तस्वुर किया जाए, बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर हम देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर एग्जांपल अगर ले लें तो उसकी पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि तकरीबन 10 गीगावाट्स ऑफ पावर जो है 2020 तक ऐड होंगे, उसके बाद कुछ और ज़्यादा होंगे। उसके अलावा देयर इज़ रेल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो जाहिर है कि नज़र रखे हुए हैं आप? जी बिल्कुल, हम इन अ सेंस नज़र इस तरह से रखे हुए हैं कि हम अव्वल तो पहले IMF की वो कर लेते हैं, ठीक है, ज़रूर करें। तो IMF प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है, अभी हमारा व्यू ये है कि IMF प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान को IMF की तो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमारा फिर भी व्यू है कि हो सकता है कि एक पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग जिसे कहा जाता है उसमें शायद पाकिस्तान फिर भी पार्टिसिपेट करे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो उधार ले रखा है अब उसको लौटाने के लिए जो हमारे ऊपर एक नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग जो आप कह रहे हैं, बल्कि हमारी नज़र में अगर ऐसा होता है तो वो बेहतर होगा। बिकॉज अब देखें, लोन जो था वो तो आपने ले लिया, ठीक है, अब आपको उसको उतारना काफ़ी ग्रेजुअली है, 2018 से आगे जाके उसकी पेमेंट शुरू होंगी। तो पिछले प्रोग्राम्स के मुकाबले में ये इन अ सेंस ज़्यादा ईजी समझ लें, या इसको थोड़ी इसकी पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि फ़ौरन उसका एक्सटर्नल पोजीशन पे हमें कोई बर्डन नहीं नज़र आ रहा। तो लेकिन अब ज़रूरी बात यह है कि आपने जब स्टेबिलिटी रिस्टोर कर ली है पाकिस्तान में और आप ग्रोथ तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि मॉनेटरी, फिस्कल, एक्सचेंज रेट, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये इस तरह से मूव फॉरवर्ड करें कि ग्रोथ मैक्रो इम्बैलेंसेस दोबारा ना क्रिएट करे, जिनकी वजूहात पे IMF प्रोग्राम में शुरू में जाना पड़ा था। तो अगर पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग की जैसे की बात अगर करें, काफ़ी मुल्क हैं जो इस तरह करते हैं। जॉर्डन में जैसे पिछले साल IMF प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उन्होंने भी पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग में गए। अभी तो फ़िलहाल पॉलिसी मेकर्स का भी ये कहना है कि IMF से मतलब अब बात जो है वो कंक्लूड हो जाएगी इस प्रोग्राम के बाद। IMF ने भी खुद यही कहा है कि पाकिस्तान को प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स सपोज कि आपके ख्याल से क्या वाकई में पाकिस्तान, माजरत के साथ जी, तो आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन, पाकिस्तान के करंट अकाउंट की सूरत हाल, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जी, ये इस चीज़ की इजाज़त देता है अभी मौजूदा तौर पे कि हम IMF के प्रोग्राम से पुरसुकून अंदाज में निकल जाएंगे? बिल्कुल,
अच्छा, इसमें पहले सबसे तो ये कि जो फॉरेन रिजर्व्स जिसकी आपने बात की वो तकरीबन ऑल टाइम हाई से अभी क्रॉस किए हैं द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। तो स्टेट बैंक की अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो जो जितने वो लो पहुंच गए थे 2013 में, उस हिसाब तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो अब तकरीबन 15.5 बिलियन से करीब सिर्फ स्टेट बैंक की, अगर कमर्शियल बैंक्स की हटा के देखा जाए। तो हमारा ये व्यू है कि इस साल के एंड तक इंपोर्ट कवर की बात अगर की जाए इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, तो 4 मंथ्स इंपोर्ट कवर तो सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो उस तरफ पहुंच चुके होंगे। अब मैंने जैसे कहा कि जो एक बर्डन पड़ता है रीपेमेंट्स का डेट की, वो आईएमएफ की जो पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2018 से पहले नहीं उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो करंट अकाउंट की फिर तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जी। जाहिर है करंट अकाउंट में ऑयल प्राइसेस का बहुत बड़ा रोल है। अब जो जिस तरह के अभी फिल वक्त करंट अकाउंट जो पाकिस्तान का है, अगर जितना जीडीपी हो चुका है पहले 9 महीनों में देखा जाए तो तकरीबन 0.7% है, हालांकि पिछले साल 1 पॉइंट कुछ इस तरह से था, ज़्यादा था। बट हमारा इसमें व्यू ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ऑयल प्राइसेस रही हैं। इंपोर्ट बिल कहा जा रहा है कि कम हो गया है, बट अगेन अगर हम ऑयल को निकाल के इंपोर्ट बिल को देखें जिस तरह हम देख रहे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 10% इंक्रीज है नॉन ऑयल इंपोर्ट्स को अगर देखा जाए। तो अगेन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि डोमेस्टिक डिमांड जो है पाकिस्तान में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये नॉन ऑयल इंपोर्ट्स का बढ़ना इस चीज़ का एक सिग्नल इन द सेंस है कि आपकी इकोनॉमी में डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। सो ये तो हो गया, बट अब आगे की तरफ लुक एट द ब्राइटर साइड, बिल्कुल एग्जैक्टली या अब दूसरी तरफ रेमिटेंसेस हैं। अब रेमिटेंसेस में भी आपने देखा कि ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हुई है। पिछले साल तकरीबन 16-17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आज, बल्कि सुबह बात यही हो रही थी हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी जी कि अब रेट ऑफ चेंज कम हो गया है। जी हाँ, रेट ऑफ चेंज कम, बढ़ा इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जो इजाफा होने का जो एक तरीका कार है, बिल्कुल। अब अगर जैसे अभी अप्रैल तक के अगर हम नंबर्स देखें तो लास्ट ईयर 15 बिलियन समथिंग था और अब 16 बिलियन, तो मतलब ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हुआ है, तकरीबन 5% से थोड़ा ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर चेंज, तो काफ़ी स्लो डाउन है। अब इसमें बात यह आ जाती है कि फिर जीसीसी में क्या होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी काफ़ी हद तक रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन 2/3 जो हैं अगर जीसीसी को और सऊदी अरेबिया इन सबको देखें उसमें से हैं, तो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैंने आपको शुरू में कहा कि हमें लगता है ऑयल प्राइसेस रीबाउंड करेंगी और ज़्यादा, तो हम समझते हैं कि $66 अ बैरल तक आ सकती हैं। ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि अगले साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 2% से अंडर ही होगा, बट अभी जो हमारा इस साल का फोकास्ट है 1.3%, उससे बढ़ सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस रीबाउंडिंग। बट इतना भी डेफिसिट जो है पाकिस्तान के लिए कुड बी मैनेजेबल अगर इसकी फाइनेंसिंग जो है अवेलेबल रहे। That's the most important thing. मेरी ख्वाहिश तो ये थी बिलाल खान साहब के आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा कम होता है। तो आने वाले दिनों के अंदर आप ज़रूर वापस आइएगा, बल्कि कोशिश करेंगे कि बजट की जो हमारी ट्रांसमिशन हो उसके अंदर भी आप तशरीफ़ लाएँ, ताकि जो चीज़ें हमने आज की हैं ये वो, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के अंदर बड़ी मंतक और गहरी लॉजिक दिखाई दी है, तो अच्छा उसके साथ को रिलेट भी कर सकेंगे और कुछ मुस्तकबिल के बारे में भी बात कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर थैंक यू। प्लेजर। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की बैनुल-अक़वामी माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर, बजट के साथ भी उसको कनेक्ट कर दिया किसी न किसी तरीके से। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ, चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। आप अपने पैगामात हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम उन्हें अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।